बहुत सारे बच्चे साइंस के चैप्टर नंबर 5 के तीसरे पार्ट के लिए कमेंट कर रहे थे। तो चलिए आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग फ्रिक्शन के बचे हुए टॉपिक्स को पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर के लिए अब तक जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स डला हुआ है। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है, और इसमें डीएवी गुरु आपकी मदद कर सकता है। बस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना है, जहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में हर क्लासेस का वीडियोस मिल जाएगा। यहां से आप अपनी क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। यहां पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले 2 क्लासेस में हमने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था, और इधर भी हमने रोलिंग फ्रिक्शन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग सबसे पहले व्हील के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके बाकी के सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना सबसे ज़्यादा आसान होता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके व्हील का आविष्कार किया गया था। वही यहाँ पर बताया गया है कि जब मनुष्य को आभास हुआ कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना स्लाइड करने से आसान होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके व्हील का आविष्कार हो गया। व्हील को मानव इतिहास का सबसे महान आविष्कार माना जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर व्हील का आविष्कार नहीं होता तो अभी हमें कितना प्रॉब्लम होता। हमारे लिए किसी भारी वजन को पुश करना, उसको धकेलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम लोग उसको एक कार्ट पर रख लें जिसमें कि व्हील लगा हो, तो उसको आसानी से हम लोग पुश या पुल कर सकते हैं। हम लोग व्हील्स का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में अपने डेली लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। इधर से उधर जाने के लिए या किसी सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हम लोग जो भी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उसमें व्हील लगा होता है। हाँ, लेकिन एक ऐसा भी व्हीकल है जिसका इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, लेकिन उसमें व्हील नहीं लगा होता है। अगर आपको उस व्हीकल का नाम पता है तो आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। व्हील के कारण हमारा लेबर भी बचता है, हमारा मेहनत भी बचता है, और बहुत अधिक मात्रा में हमारी एनर्जी भी बचती है। और ऐसा क्यों होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि व्हील के कारण फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि व्हील रोल कर सकता है। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है उस पर, और रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे कम होता है। एक डू यू नो यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स होते हैं, जो ठीक से हवा भरा हुआ टायर होता है, वो बिना स्लाइड किए रोल कर सकता है। और हमें ये भी पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगर कोई चीज़ अच्छे से रोल करेगा तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, और हवा भरा हुआ टायर अच्छे से रोल कर पाता है, और अगर हम लोग हवा निकाल देंगे तो टायर अच्छे से रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब गाड़ी के टायर में ठीक से हवा भरी रहती है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। इसी कारण से प्रॉपर इन्फ्लेटेड टायर्स जो होते हैं वो फ्यूल को सेव करते हैं, फ्यूल को बचाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन को नेसेसरी भी बोला गया है, मतलब हमारे लिए ज़रूरी भी है फ्रिक्शन, और इसको एविल भी बोला गया है, मतलब इससे हमें नुकसान भी होता है। ऐसा क्यों बोला गया है इसको अब हम लोग डिटेल में समझेंगे। फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग दिन भर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग चलते हैं तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसी कारण से हम लोग चल पाते हैं। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम लोग फिसल कर गिर जाएंगे। उसी तरह से जब हम लोग किसी चीज़ को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट और हमारे हाथ के बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो हम लोग किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, वो हमारे हाथ से फिसलकर फटक से गिर जाएगा। इसी तरह के और भी कई केसेस हो सकते हैं जब फ्रिक्शन हमारे लिए लाभदायक और ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जब फ्रिक्शन के कारण हमारे एनर्जी का वेस्टेज हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारे मशीन के पार्ट्स भी डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, इससे हमें नुकसान भी हो जाता है, और इसी कारण से इसको हम लोग एविल या न्यूसेंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि फ्रिक्शन को हम लोग नेसेसरी एविल क्यों कहते हैं। यहाँ से 2 टॉपिक निकलता है। सबसे पहले अब हमें पढ़ना है कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी कैसे कैसे है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन से हमें नुकसान क्या क्या होता है। तो चलिए पहले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जो कि है फ्रिक्शन और नेसेसिटी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन दिए गए हैं जब फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।
अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे बहुत सारे काम नहीं होंगे, जिसमें कि पहला काम है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम लोग चलते हैं ना ज़मीन पर, तब फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जो फ्रिक्शन ज़मीन और हमारे पैर के बीच में लगता है, उसी फ्रिक्शन के कारण हम लोग वॉक कर पाते हैं। होता कुछ ऐसा है कि जब हम लोग वॉक करते हैं तो हम लोग अपने नीचे के ग्राउंड को पुश करते हैं अपने पैरों से। हम लोग अपने पैरों से ज़मीन को बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पीछे की ओर धकेलते हैं, और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन लगता है। इसी फ्रिक्शन के कारण हमें एक फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। इस बात को एक बार फिर से समझिए। जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग अपने पैरों से ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, लेकिन ज़मीन तो पीछे जाने वाला है नहीं, ज़मीन तो अपनी जगह पर रुका रहेगा। इसी कारण से ज़मीन एक अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाता है, एक फोर्स लगा देता है, जिसके कारण से हमारा पैर ही आगे चले जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक दीवार है और आप दीवार में सट कर खड़े हैं और दीवार को धकेलना शुरू किए। जब आप इसको धकेलेंगे ना तो दीवार तो आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप ही थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। जैसे आपका हाथ सीधा होगा ना, आप ही थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है। हमारा पैर ज़मीन को पीछे धकेलना चाहता है, लेकिन ज़मीन पीछे नहीं जाता है, उल्टे पैर ही आगे बढ़ जाता है, और इसी तरह से हम लोग ज़मीन पर चल पाते हैं। ये तो हम लोग समझ लिए कि हम लोग चलते कैसे हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको अवश्य समझिए। अगर हमारे पैर और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, हमारे लिए चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप किसी ऐसे सिचुएशन को इमेजिन कीजिए जब आपके पैर और ज़मीन के बीच का फ्रिक्शन जीरो हो, एकदम नहीं के बराबर हो। उस केस में अगर आप चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि अगर कोई स्मूथ फ्लोर होता है या ऑयली फ्लोर होता है, जब हम लोग उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? हम लोग फिसल कर गिर जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग वेट या ऑयली फ्लोर पर चलते हैं तो हम लोग स्लिप होकर गिर जाते हैं? इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका रीज़न पता है तो आप कमेंट में लिखिए, तब तक हम आगे समझाते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि वाटर या ऑयल एक पतला सा लेयर बना देता है, जो कि हमारे पैर और फ्लोर के बीच में आ जाता है। यह लेयर हमारे पैर और ग्राउंड के बीच के फ्रिक्शन को घटा देता है। इस कारण से हमारा पैर फ्लोर के साथ ग्रिप बनाकर नहीं रह पाता है, वो जमीन को पीछे की तरफ पुश नहीं कर पाता है और हम लोग फिसल कर गिर जाते हैं। एक और यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई सड़क बर्फ से ढक जाती है ना, तो उसके ऊपर बालू छिड़क दिया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि अगर रोड बर्फ से ढका रहेगा तो रोड और टायर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा। इस कारण से गाड़ी स्किड करके फिसल के रोड से बाहर जा सकती है और खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए बर्फ से ढके सड़क पर बालू छिड़क दिया जाता है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाए, जितना सफिशिएंट वैल्यू होना चाहिए उतना मिल पाए और गाड़ी फिसलने से बच जाए। फ्रिक्शन चलने के लिए कैसे जरूरी है ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है कि रोलिंग के लिए फ्रिक्शन कैसे जरूरी है। जो फ्रिक्शन टायर्स और रोड्स के बीच में लगता है वो बहुत जरूरी होता है व्हीकल को सेफली मूव करने के लिए। गाड़ी सेफली मूव करे, इसके लिए रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर इनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो गाड़ी का जो टायर होता है ना, एक ही जगह पर घूमते रह जाएगा और गाड़ी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप कभी बारिश के दिनों में गांव के मिट्टी वाले सड़क पर साइकिल चलाए होंगे तो आप इस बात को फील भी किए होंगे। जब हम लोग गीले सड़क पर साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल का चक्का फिसलने लगता है। हम लोग पैडल करते हैं और चक्का एक ही जगह पर घूमने लगता है, साइकिल आगे ही नहीं बढ़ पाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रोड और साइकिल के चक्के के बीच में जितना फ्रिक्शन होना चाहिए उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है। इससे हमें पता चलता है कि जब फ्रिक्शन ज़रूरत से कम हो जाता है तब टायर और रोड के बीच में ग्रिप नहीं रह पाता है। टायर जो रोड को पकड़ कर रखता है ना, वो नहीं पकड़ कर रख पाता है और इसके बाद व्हीकल या साइकिल जो कुछ भी हम लोग चला रहे होते हैं वो फिसल जाता है। फ्रिक्शन के कारण हम लोग चल पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण कोई ऑब्जेक्ट रोल कर पाता है। इसके अलावा जितने भी डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ होते हैं ना, उसमें भी फ्रिक्शन हमारी मदद करता है। आप इमेजिन करके देखिए कि क्या हम लोग लिख पाते अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो। जब भी हम लोग पेन या पेंसिल से पेपर पर लिखते हैं या चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही हमारा इंक या चौक पार्टिकल जो होता है ना, वो पेपर या ब्लैक बोर्ड पर जाकर चिपक जाता है, क्योंकि इसका सरफेस रफ होता है और रफ सरफेस के कारण ही दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग पाता है और हम लोग लिख पाते हैं। इस बात को वेरीफाई करने के लिए आप किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पर लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप किसी प्लास्टिक पर बॉल पेन से लिखेंगे ना, मार्कर से नहीं, बॉल पेन से जब लिखेंगे तो बॉल पेन और प्लास्टिक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो पाएगा और उसके कारण से आप उस पर लिख भी नहीं पाएंगे। हमें अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस से पता है कि जो मिट्टी का बर्तन होता है या जो पेपर का बना हुआ ग्लास होता है उसको पकड़ना आसान होता है,
लेकिन अगर हम लोग शीशे के बने हुए ग्लास को पकड़ेंगे ना तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, वो हमारे हाथों से फिसल कर गिर सकता है। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन ही वो चीज़ है जो कि किसी चीज़ को हमारे हाथों में सेफली होल्ड करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा फ्रिक्शन किसी चीज़ को स्लोप पर टिके रहने में भी मदद करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर हम लोग स्लोप पर कुछ भी रखते तो फिसल कर नीचे चले आता। लेकिन ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होने के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिरने से बचा लेता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे सब कुछ पहाड़ से नीचे गिरने लगता अगर उस पर फ्रिक्शन नहीं होता तो, क्योंकि पहाड़ पर भी स्लोप होता है और अगर पहाड़ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट पहाड़ पर नहीं टिक पाता। इवन अगर हम लोग भी चढ़ने का कोशिश करते ना पहाड़ पर तो फिसल कर नीचे गिर जाते। हम लोग कांटे या स्क्रू को दीवार या लकड़ी पर नहीं ठोक पाते, हम लोग रस्सी नहीं बांध पाते, गांठ नहीं बांध पाते और माचिस का तीली भी नहीं जला पाते अगर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगता तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी कैसे है और इससे हमें क्या क्या मदद मिलती है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है फ्रिक्शन एंड एविल और न्यूसेंस। फ्रिक्शन के कारण हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हमारा एनर्जी लॉस भी होता है। कैसे होता है उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। हमें पता है कि फ्रिक्शन हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे कामों में हमारी मदद करता है, लेकिन इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, इससे कुछ नुकसान भी है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जब फ्रिक्शन हमारे लिए अनवांटेड हो जाता है, इसका कोई ज़रूरत हमारे लिए नहीं पड़ता है, उल्टा ये हमें नुकसान ही पहुंचाता है। अब चलिए कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में पढ़ते हैं जब फ्रिक्शन हमारे लिए गैर जरूरी हो जाता है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारी यूजफुल एनर्जी के एक बहुत बड़े हिस्से का इस्तेमाल कर लेता है, उसको कंज्यूम कर लेता है। जैसा कि हमें पता है कि फ्रिक्शन किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसीलिए जितना फोर्स या एनर्जी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए लगाते हैं वो फ्रिक्शन को ही ओवरकम करने में बर्बाद हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाते इसको आगे बढ़ाने के लिए तो यह आसानी से आगे बढ़ जाता, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं था इसको रोकने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हर ऑब्जेक्ट और हर सरफेस के बीच में थोड़ा ना थोड़ा फ्रिक्शन जरूर होता है, और जब हम लोग फोर्स लगाते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए तो वो फ्रिक्शन फोर्स हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स या एनर्जी को बर्बाद कर देता है। एक और डूयोनो यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन को कभी भी हम लोग इंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी फ्रिक्शन का वैल्यू जीरो नहीं किया जा सकता है, चाहे हम लोग किसी सरफेस पर कितना भी पॉलिशिंग या स्मूथनिंग क्यों ना कर लें। इनफैक्ट फ्रिक्शन का वैल्यू उल्टे बढ़ जाता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस को अल्ट्रा स्मूथ बना देते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्मूथ कर देने पर ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि कैसे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच के रखा है, इसीलिए हमें बस ऐसा दिखाई देता है जैसे दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग हो गया है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि फ्रिक्शन के कारण ही मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो चलने वाले पार्ट्स होते हैं, उनका वियर एंड टियर होता है, वो टूट फूट जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज रहता है उसका जो स्टेप्स रहता है वो भी घिसा हुआ रहता है। इसी तरह से हमारे पुराने जूते का सोल भी धीरे धीरे करके पतला हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन के कारण। जो रेलवे स्टेशन का सीढ़ी होता है वो भी फ्रिक्शन के कारण ही घिस जाता है और हमारे जूते का सोल जो होता है ना वो भी फ्रिक्शन के कारण ही घिस जाता है। फ्रिक्शन ही वो चीज़ है जिसके कारण से सरफेस वेयर आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं जब उनको किसी दूसरे सरफेस से रगड़ा जाता है। इसी वजह से जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं वो भी घिस जाते हैं और उनको हमें समय समय पर बदलना पड़ता है। तीसरे पॉइंट में फ्रिक्शन से होने वाले एक और लॉस के बारे में बताया गया है। उस एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो कि हम लोग मशीन्स को देते हैं वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि मशीन्स उस एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई मशीन चलता है ना तो वो गर्म हो जाता है, उसमें हीट एनर्जी आ जाता है। तो वो हीट एनर्जी आता कहाँ से? जो एनर्जी हम लोग मशीन पर खर्च करते हैं वही एनर्जी बर्बाद होकर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मशीन के कंपोनेंट्स के बीच में लगता है ना वो भी एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, वो भी एनर्जी को बर्बाद कर देता है। मशीन को चलाने के लिए हम लोग जो एनर्जी मशीन को देते हैं उस एनर्जी को फ्रिक्शन हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आपने देखा होगा कि जब हम लोग माचिस के तीली को खुरदरे सरफेस पर रब करते हैं, घिसते हैं, तब उसमें आग लग जाती है।
इसी तरह से जब हम लोग अपने हथेलियों को तेजी से आपस में रगड़ते हैं तो कुछ मिनट के बाद हमारा हथेली भी गर्म हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है जिसके कारण से हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है। हमारा जो एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो रहा था वो मेनली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इस बात को फिगर के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक सरफेस है जिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसको हमें खींचना है। अगर ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होता तो हम लोग इसको आसानी से खींच लेते और हमारा थोड़ा भी एनर्जी वेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है तो इसको खींचने में हमारा एनर्जी वेस्ट होगा और वो एनर्जी जो है ना इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वेस्ट होगा। लेकिन वो एनर्जी जाएगा कहाँ? आखिर कहीं तो वो एनर्जी जाएगा, क्योंकि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, हमने पढ़ा था। वो एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर हीट के रूप में स्टोर हो जाएगा। जब आप इसको खींचने के बाद बहुत दूर खींच के ले जाएंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के सरफेस को छुएंगे ना तो यहाँ पर आपको गर्म फील होगा। इससे आपको पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है, वेरीफाई हो जाता है यह बात कि जो एनर्जी वेस्ट हो रहा था हमारा वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रिक्शन के कारण बनने वाला ये हीट हमें अच्छा लगता है जब हम लोग ठंड के दिनों में अपने पाम्स को रगड़कर गर्म करते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब मशीन के मूविंग पार्ट्स फ्रिक्शन के कारण गर्म हो जाते हैं। यह एक्सेसिव हीट जो कि फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ था वो मशीन के मूविंग पार्ट्स को डैमेज भी कर सकता है। अब हमें इस वाले डू यू नो को पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि जितना फ्रिक्शनल फोर्स एक पतले टायर और रोड के बीच में लगता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स एक मोटे टायर और रोड के बीच में भी लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। जो पतला टायर होता है उसका कम कांटेक्ट एरिया होता है ज़मीन के साथ, लेकिन जो मोटा टायर होता है उसका ज़्यादा कांटेक्ट एरिया होता है ज़मीन के साथ। लेकिन दोनों केस में लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम होता है। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम लगता है तब तो हम लोग कोई भी टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है जो भारी व्हीकल्स होते हैं ना उनमें वाइडर टायर्स लगाया जाता है, चौड़े टायर्स उसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि चौड़े टायर्स व्हीकल के वेट को एक बड़े सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके कारण से टायर के टूटने फूटने का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। आज की क्लास में हमने यहाँ तक के टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया। इसके आगे 4 और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। इस चैप्टर के अलावा आपको और किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके क्लास के साइंस का प्लेलिस्ट ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज मिल जाएंगे और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।